अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, आपने मेरा आखिरी व्लॉग तो सुना ही होगा, जो मैंने बताया था ना कि पीछे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। आ गया कमिश्नर पिंडी, लियाकत चिट्ठा, खुल गया इलेक्शन का सारा चट्टा बट्टा या कत्था चट्टा। खुल गया इलेक्शन का सारा कत्था चट्टा। बात यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल है ना। इतना बड़ा 20 ग्रेड का कमिश्नर, सबसे अहम डिवीजन का कमिश्नर ना, यानी रावलपिंडी, जो झेलम से लेकर पिंडी तक आता है, और वो इलाका है जहाँ से हमारी 70% फौज आती है। यानी फौज के अंदर जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं या बड़े बड़े ख़ानदान आते हैं, वो तो सब यहीं से आते हैं। तो ये पूरा जो डिवीज़न है, ये तो सिर्फ उन्हीं ख़ानदानों से भरा हुआ है जो सब फौज के अंदर हैं। बड़ी बात है ना भैया, बात है समझ की, अब बात है पते की। बड़ी बातें बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो एक तो ये मसला हो गया जो कल रात से धुआंधार चल रहा है। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है जनाब, कि एहतजाज किया धांधली के खिलाफ पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए और इंटरनेशनल सिफारतकारों को बताने के लिए लोग जमा हुए। और मज़े की बात है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उनको कुछ ना कहा गया। तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया। समझ रहे हैं ये तब्दीली क्यों हो रही है? तो बात वही है कि पैसे पर्दा कुछ तो हो रहा है। और तो इतनी ख़ास खबरें नहीं हुई हैं सिवाय इसके कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो कि उनकी सब कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें कुछ बातचीत हुई हुकूमत की शराकतदारी के बारे में। माइनर सी चीज़ है, इसकी अहमियत कुछ नहीं है, 0/0। हाँ, एक खबर और बड़ी है कि चीफ जस्टिस साहब इस इल्ज़ामात में जो चिट्ठा साहब ने लगाए हैं सामने आए। नहीं आना चाहिए था। एक यूट्यूबर को बुलाया और उसके सामने आए और इन इल्ज़ामात की तरदीद की और सबूत मांगे। खैर, अब हम चलते हैं 1 बाय 1 करके डिटेल में, और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने कल भी बताया था पूरी डिटेल में कि क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप ये कर रहा है। तो आज ज़रा और मज़ीद बातें भी कि अब क्या मज़ीद इनके शफ़ात होने वाले हैं, और आने वाले 1 हफ़्ता 10 दिन कितने दिलचस्प, पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक या हौलनाक, लेकिन है मज़ेदार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अपने आरा से मुझे जो है नवाजिए, और जो भी सवालात हों मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हम आखिर में आपको बताएंगे कि जो सिनेरियो सेटअप होने जा रहा है पाकिस्तान में, और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जनाब, रात गई जब मैंने अपने चैनल अपना ये व्लॉग किया, तो उसके कुछ ही देर बाद, यानी शायद 1-2 घंटा ही गुजरा था कि दम मस्त कलंदर हो गई। और जनाब लियाकत चिट्ठा साहब आए तो थे, वो PSL की सिलसिले में जो हो रहा है PSL, उसके कोई कॉन्फ्रेंस करने, और उसमें आके उन्होंने कहा कि नज़ाब मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहता हूँ। और यार ज़मीर जाग गया, मौलाना का ज़मीर जाग गया, पीर पगाड़ा का ज़मीर जाग गया है, और इनका चिट्ठा साहब का ज़मीर जाग गया। ज़मीर साला पहले क्यों सो रहा था?
और ये अचानक कैसे जाग जाता है? बड़ा ज़मीर जाग गया। मैंने खुदकुशी की कोशिश की, भाई कहाँ की, कोई मुझे तो कोई ज़ख्म नज़र नहीं आया, बड़ा सूट बूट पहने अशाश बशाश, कौन सी खुदकुशी भैया। तो भाई मेरे ये जो चेहरे बदलते हैं ना, इल्ज़ाम पहले बता दूं मैं, इल्ज़ाम जो उन्होंने ये लगाए कि साहब पिंडी डिवीज़न में जो भी 13 कौमी असम्बली की नताइज हैं उनको तब्दील किया गया, 50-50 हज़ार एक्स्ट्रा वोट डाले गए। भला हम लोगों ने डाले क्योंकि मैं ऊपर था, अंदर जो है DROs वगैरह ये मामला क्योंकि मेरे अंडर में आता है, उनको ज़बरदस्ती से डलवाए गए। मैं भी इसके शरीक गुनाह में था। वो लोग आके बेचारे DRO और ROs, DRO कह रहा हूँ, ROs रिटर्निंग ऑफिसर्स आके रोते रहे। मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैं ऊपर वालों के इशारों पे नाच रहा था। लेकिन उस पर बड़ी बात है कि उसने कहा कि इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फाइज ईसा साहब शामिल हैं, और जो इन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, वो दे दी एस्टेब्लिशमेंट या फौज या मिलिट्री। इनको क्या कहते हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो बड़े पवित्र हैं कहने वाले। इन लोगों ने कहा हमसे, किन्ने कहा कि भाई अभी ये बाद में बताऊंगा, मेरे पास राज हैं, जब तहकीकात होगी तो बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये दो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब। कल की अगर मेरी व्लॉग में आपने पढ़ा होगा मैंने क्या लिखा था, कुर्बानी का बकरा बनेगा सिकंदर राजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ना सिकंदर राजा, या बजा देगा वो सब लोगों का बाजा। लेकिन भैया लगता है कि बनेगा भी कुर्बानी का राजा, बनेगा कुर्बानी का बकरा, क्योंकि इससे पहले के लोगों का बाजा बजाता उसका बाजा बज गया। अभी ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? और उस पर चीफ जस्टिस का तो कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, उसको क्यों इन्वॉल्व किया गया? चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे बड़ी थ्योरी जो मैंने कल भी डिस्कस की थी कि प्रो इमरान या इमरान फैक्टर इन पाकिस्तान आर्मी या प्रो इमरान ऑफिसर्स इन पाकिस्तान आर्मी। रिटायर्ड तो हैं ही और वो लोग भी हैं, लेकिन ये जो उसके अंदर है हाजिर अफसरान। तो ये शुरू से मैंने कल पूरी हिस्ट्री भी बयान कर दी थी कि किस तरीके से जो वो हो रहा है, तो उसमें वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और उन्होंने जो लोग इस वक्त कंट्रोलिंग पोजीशन में जो ग्रुप है ना, जो कि प्रो इमरान नहीं है, एंटाई भी नहीं कह सकते, चलो एंटाई कह लें, गलत लफ्ज़ है एंटाई, लेकिन ये प्रो इमरान नहीं है, वो ग्रुप को उन्होंने काफ़ी हद तक वीक कर दिया है और काफ़ी बड़ी पोजीशन उन्हें संभाल ली। पोजीशन संभालने से मुराद ये कि उन्होंने अंदरूनी खाना अपना खेल शुरू कर दिया है और उसकी वजह से लोगों को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि आप इस साइड पे आ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बस पावर में आने वाले हैं और सब कुछ हमारे इख्तियार में है, और देखो हम कैसे जो है आगे खेल करके दिखाते हैं, चमत्कार करके दिखाते हैं। और वो देख रहे हैं आपकी किस तेज़ी से उन्होंने इलेक्शन की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। अब इसकी जो है ना, कहते हैं कि इलेक्शन का तक़द्दुस पामाल हो चुका है, अब लोगों का एतबार ही ख़त्म हो गया। अगर आप कोई बनेगा भी ना तो लोग कहेंगे यार नहीं, ये तो फ्रॉडी थे, इनको 50,000 एक्स्ट्रा डाला गया, ये झूठे लोग हैं, ये जीते हुए नहीं हैं, ये हारे हुए। तो ये वो सूरत हाल जो क्रिएट करना चाहते थे, उससे एक तो इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उन लोगों पे जो सो कंट्रोलिंग पोजीशन पे हैं, और नॉन प्रो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इंटरनेशनल लोगों को मुंह देने के लिए।
जवाब देने के लिए और इलेक्शन की साख को बहाल करने के लिए और ये बार बार कराने के लिए कि इलेक्शन सही हुए हैं। 10-15% तो धांधली होती है, हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है। और उन्होंने पहले मौलाना साहब को पकड़ा, पहले तो उन्होंने उछाला इस बात को कि फार्म 45 हैं, ये हैं, वो हैं। अब पता नहीं फार्म 45 जो इनके पास हैं वो सच्चे हैं या झूठे, लेकिन प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया गया कि वो ऐसा लगा कि हो ये तो सब सच्चे हैं, बाकी बाकी लोग झूठे हैं। तो एक तो ये सिलसिला हो गया, और हो सकता है सच्चे भी हों, हू नोज़, क्योंकि अगर किसी ने बहुत ही भोंडे तरीके से की है धांधली तो वो कोई बहुत बड़ा कोई बेवकूफ़ी है कि सिर्फ फॉर्म 47 को तब्दील किया और 45 को नहीं किया और पहले उसको रिलीज़ कर दिया। तो वो तो कोई पागल दा पुत्र ही लगता। तो वो तो खुद ही कह रहा है कि आवेल मुझे मार। तो वो प्रोपेगेट किया गया और इस तरह प्रोपेगेट किया गया कि वो लोगों के जहन में यकीन आ गया कि वो वाकई यार ये तो धांधली, तो यहाँ पे कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं होते। तो हर इलेक्शन में धांधली 10-15-20% होती रहती है और हर आदमी टप्पे शप्पे लगा के भरता रहता है बैलेट बॉक्स में। तो बहुत देखा है कराची में, इंटीरियर सिंध में, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिस भी रहा, ऑफिसर रहा, मैं DRO रहा, मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा। आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई वाज इन ब्यूरोक्रेसी, आई वाज इन गवर्नमेंट सर्विस। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जिसका जहाँ चलता है थप्पा, यानी कि ताकत जिसकी चलती है वो लगा देता है 2-4 बोगस शोगस गेम कर देता है, कुछ बैलेट डब्बे शब्बे ये वो। लेकिन उसको इस तरीके से प्रोपोगेट किया गया और इस तरीके से उसका इमेज बनाया गया कि इनका जो है ना, ये लोग डिफेंस नहीं कर सके। जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिसको डिफेंस करना था, जिनको बताना था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल फेयर कराएं, क्योंकि फेयर इलेक्शन कराना उनकी ज़िम्मेदारी थी और इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट देना उनकी ज़िम्मेदारी थी। बहरहाल तो अब वो लोग कामयाब हो गए और आने वाले दिनों में जो मैं आपको फोरकास्ट करके देता हूँ वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब दूसरी थ्योरी क्या है, अभी आज नई दूसरी थ्योरी ने भी जन्म लिया है और वो थ्योरी ये कहती है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक तो नहीं करता लेकिन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी नहीं करता, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट में या फ़ौज के अंदर जो है प्रो इमरान और इमरान कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है। ग्रुप मौजूद हैं लेकिन उनमें आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। ये जो गेम हो रहा है दोनों मिलके कर रहे हैं और ये इनको शुरू से करना ही था, क्योंकि नंबर 1 इनको एक स्प्लिट किस्म का मैंडेट देना था और वो देने के बाद ताकि तीनों जो ना जो सीट्स हैं वो तीनों पार्टी में तकसीम हो जाए, किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी ना मिले और उसके बाद वो आपस में उनको लड़ाया जाए और उसके बाद उसकी हुर्मत को, इलेक्शन को बर्बाद किया जाए, काफ़ी बड़ा एजिटेशन शुरू किया जाए, एहतजाज शुरू किया जाए धांधली के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई ये सियासतदान बेकार हैं, फ्रॉड हैं, झूठे हैं और इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, IMF की डेट्स करीब आ रही है, फला आ रही है। तो उसके बाद फिर एमरजेंसी का नफाज, इस इलेक्शन को कॉलअदम करार दे दिया जाए, नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया जाए कि साहब इसमें तो धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, लोगों का एतबार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कहा जाए कि दूसरे इलेक्शन का, क्योंकि अभी मुल्क के से बरान गुजर रहा है, टाइम नहीं है, लिहाजा एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। क्योंकि मैंने कहा ना मार्शल नहीं आप ला सकते, क्योंकि मुल्क इतना कंगाल है कि मार्शल आके वो जो आदमी अपने कंधों पे जो भी फ़ौजी बैठेगा वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रेशर कि सारी महंगाई का, इसका आवाम का फिर गुस्सा उसकी तरफ हो जाएगा। जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे महंगाई के इकनॉमिकल फ्रंट पर, IMF के कहने पर। तो
एमरजेंसी नाफिज की जाए, आइन में है 6 महीने के लिए एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, तो वो एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। अब उस पर सबसे बड़ी रुकावट कौन है? उस पर ज़ाहिर फ़ायदे साहब रुकावट बनेंगे कि वो लोग जाएंगे कि भाई दूसरे लोग सियासतदान कि यार ये तो गलत बात है, एमरजेंसी कैसे आप नाफिज कर रहे हैं। तो जब ये बात होगी तो उनको भी थोड़ा सा वो कर दिया जाए छीटा पे भी फेंक दिया जाए, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाएंगी तो उन पे तो पहले ही लग जाएगा, इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है क्योंकि तो इन्वॉल्व थे धांधली में, क्योंकि चिट्ठा ले आकर चिट्ठा साहब कह गए। नतीजा है कि वो बेंच पे नहीं बैठ सकते, वो जो बेंच बनेगा सुनने के लिए उस पर नहीं बैठ सकते, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको अलग होना पड़ेगा अपने आप को। तो ये वो कहानी है, इसलिए मेरे ख्याल उनको भी शिकार किया गया, उन पर भी निशाना मारा गया, या उनसे कहा जाएगा कि भैया कुछ भी नहीं है, तुम आराम से रहो, लेकिन ये कि हमारी एमरजेंसी कि हमें ज़रूरत है 6 महीने के लिए एमरजेंसी कर दो। और फिर वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, ये जो सेटअप चल रहा है इसी में कुछ और टेक्नोक्रेट्स मिला के टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कुछ जारी सारी रखा जाएगा और 6 महीने गुजारे जाएंगे। और फिर 6 के बाद तो ज़िया-उल-हक क्या कहता था, 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा, फिर 11 साल तक रह गया था। तो फिर वो टेक्नोक्रेट्स को ये चलाते रहे। बांग्लादेश वाला जो एक फार्मूला है ना, कि बांग्लादेश में जब बहुत इक़्तिसादी हालात ख़राब हुए तो वहाँ यही हुआ कि उन लोगों ने जजेस पे और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मिलकर एक 3 साल के लिए हुकूमत बना दी। उन लोगों ने इकनॉमिकल फ्रंट पे काफ़ी मेहनत की, हालात बेहतर किए, और जब चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करा दिया, और उसके बाद से वहाँ पे अवामी लीग वगैरह जीती जा रही हैं। तो ये लगता ही है कि उन्होंने कहा यार ये तो ये मुश्किल, हमने तो करा तो दिया स्प्लिट मैंडेट वगैरह, अब बनेगा भी नवाज परेशान, मैं क्या बन के आऊँगा तो कालक मेरे मुंह पे आएगी महंगाई की। इमरान कहेगा मैं क्यों लूँ, कालक मेरे मुंह पर आएगी। हैं पीपल्स पार्टी कहेगी मैं क्यों बैठूँ वजारतों पे, कालक मेरे मुँह पे आएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई एमरजेंसी लगाओ, कालक इन सब के मुँह पे मलो और ब्यूरोक्रेट्स के बिठा दो। तो एक थ्योरी ये भी है जो बहुत ज़्यादा आज के दिन जो सारा दिन ज़ेरे बहस रही इस्लामाबाद के सरकर्दा सर्कल्स के अंदर, तो ये बात भी नज़र आती है। देखिए क्या होता है। लेकिन बस मैं एक बात कहता चलूँ कि 3-4 दिन में अभी कुछ और लोग का ज़मीन जागेगा। 2-3 लोग और खड़े होंगे कि ज़मीन जाग गया जब मेरा सो रहा था। वो ज़मीन जागता नहीं है, वो पीछे से कोई उनको दिलासा देता है, फ़िक्र नहीं करो, तुम बोल दोगे ना तुम्हें सज़ा होगी, ना तुम्हें जेल होगी, ना तुम्हें कुछ होगा, तुम तो बड़े आराम से रहोगे, तुम्हें ये मुराद मिलेंगी, हम आ रहे हैं पावर में, फ़िक्र नहीं करो। तो तब बच्चा बोलता है, ऐसे बच्चा नहीं बोलता। मैंने कहा था ना कि बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। तो ये है वो सूरत हाल बहुत खूबसूरत है और मज़ीद ही दिलचस्प होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है। तो मेरी दुआ है और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम साजिशों से बचाए, हर चीज़ जो है वो तरीक़े से हो जाए, हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से हो जाए और ये काम निमट जाए। लेकिन लगता नहीं है। अभी इलेक्शन का तक़द्दुस गया, ये गया, दोबारा इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम हो गया, टाइम इतना है नहीं, आपको सारे मामला तय करने हैं, नया मायदा पैक्ट करना है, IMF से बड़े बड़े डोनर्स के साथ बातचीत करनी है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरे भाई एमरजेंसी का निफाज होगा और वो होगा ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत होगी। देखिए फ़ायदे साहब की रजिस्ट करते हैं या कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ये 3 चीज़ें होंगी। और बाकी इमरान साहब को भी रहा किया जाएगा, जब तक उनको भी कहा जाएगा फ़िक्र नहीं करो, 6 महीने बाद तुम्हें भी मुकदमे ढीले ढूले करके, जो मैंने कहा बातचीत तो चल रही है, जो पहले बता चुका हूँ, और हमें तुम्हें जो है ना फिर बाहर कर देंगे, ज़मानतों पे कर देंगे। तो खेल ख़त्म और पैसा हज़म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इंशाअल्लाह फिर बात होगी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।